Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So this is the lecture number 3rd, in which we will discuss about the photoelectric effect. This is the origin of quantum mechanics chapter, and in which we will discuss about the photoelectric effect. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So in the first slide, we focus on the summaries of the last lecture. इसको थोड़ा मैं अपने लैंग्वेज में बताना चाहूँगा. तो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 जो था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के बारे में पढ़ा था. उसके अंदर में हमने देखा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का एक्सप्लेनेशन विन्स ने दिया था, फिर रिले जीन्स ने दिया था, लेकिन उन सभी साइंटिस्ट ने विन्स हो गया या फिर रिले जीन्स, ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट यूज करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. लेकिन जो विन्स ने फार्मूला डेराइव किया था और फार्मूले के ऊपर से उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. उसके अंदर में उस फार्मूले के ऊपर से वो शॉर्टर वेवलेंथ तक का एक्सप्लेन कर सका. मतलब शॉर्टर वेवलेंथ का जो उसका कर्व था वहाँ तक का वो इक्वेशन एकदम सही था, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, हायर वेवलेंथ के लिए उसका फार्मूला या उसकी जो कंसेप्ट वो फेल गए हैं. उसके बाद रिले जीन्स ने भी ट्राई किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का एक्सप्लेनेशन देने के लिए. उसने भी क्या किया, उसने फार्मूला डेराइव किया और उन्होंने उस फार्मूले के ऊपर से प्लॉट ड्रॉ किया रेडिएशन इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का. और उन्होंने उनका जो फार्मूला है उसके ऊपर से जो प्लॉट आया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का, वो हायर वेवलेंथ के लिए एकदम परफेक्ट था, फिट हो रहा था, लेकिन फिर से वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए फेल हो गया. उनका जो फार्मूला था उसके हिसाब से लास्ट लेक्चर में देखा ही था. तो ये विन्स और रिले जीन्स ये क्लासिकल कंसेप्ट यूज करने की वजह से ये ठीक तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का एक्सप्लेनेशन दे नहीं सके. तो उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, वो थे मैक्स प्लांक्स, और उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट हमारे सामने रखा. उन्होंने ऐसा बताया था कि जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. उन्होंने, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स थ्योरी, मैटर इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स विच वाइब्रेट विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. उस जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो कैविटी थी, वो कैविटी के अंदर में जो मटेरियल था, वो मटेरियल को कंसिडर किया था उन्होंने एक मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हाइपोथेटिकल स्प्रिंग से जॉइंट है, उनको बोला था उन्होंने क्वांटम ऑसिलेटर. और वो मटेरियल अगर हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने की वजह से उनकी कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी रहती है, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होती है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव वो इमिट करते हैं. So we know that the black body is a good absorber as well as good emitter also. और जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होती है उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो इमिट करते हैं. और उनका इमिशन कैसा था, द वाइब्रेटिंग पार्टिकल रेडिएट एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली और डिस्क्रीट मैनर इन टर्म्स ऑफ बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और दिस बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन. तो उन्होंने क्या बोला था कि जो रेडिएशन जो वहाँ से इमिट हो रहा है ब्लैक बॉडी में से, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो रहा है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो रहा है. डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब जैसे कि उन्होंने डिस्क्रीट फॉर्म दिया है उसका E इक्वल्स टू एच न्यू, एंड दिस इज 0 एच न्यू, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू. मतलब 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही. मतलब जैसे कि 1 और 2 के बीच में अगर 1.1, 1.2, 1.3, 1 या फिर 1.001 ऐसे कुछ भी बीच की वैल्यू नहीं रहेगी. डिस्क्रीट फॉर्म में रेडिएशन क्या होते हैं, वहाँ से इमिट होते हैं, और उस जो फोटोन जो वहाँ से इमिट हो रहा है वो पैकेट
बंडल या पैकेट के फॉर्म स्वरूप में वो इमिट हो रहा है, और उसकी एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू. We say as E equals to NH where N is a principal quantum number and having value N equals to 0, 1, 2, 3 and so on, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. तो देखिए यहाँ पे ये जो E equals to H न्यू का फार्मूला हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा. सो H न्यू की जगह हमने सी बाय लैम्बडा रख दिया है, और देयरफॉर E equals to एच सी बाय लैम्बडा, और H इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, C इज अ स्पीड ऑफ लाइट, और ये दोनों के दोनों टर्म कांस्टेंट है, इसलिए मैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मैं. सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय लैम्बडा. ओके, देखिए इस फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी डेंसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. अब इस फॉर्मूले के ऊपर से इस पीक को हम डिस्क्राइब करेंगे. देखिए मैं यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ. हम क्या कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे थे. अरे हीट इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट जितनी ज़्यादा प्रोवाइड किए उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है. तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं हीट बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. 2000 केल्विन, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन. ओके, तो हीट बढ़ रही है यानी एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है. तो जो हायर इंटेंसिटी पीक है वो शिफ्ट किधर हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ. मतलब देखिए इस इक्वेशन के ऊपर से जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर कम होती है तो एनर्जी बढ़ती है, या एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है. तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है. देखिए यहाँ पे जो हायर इंटेंसिटी पीक जो है, ये टॉप पॉइंट, इसकी फ्रीक्वेंसी है ये, यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा यहाँ की वेवलेंथ इसकी कंसिडर करूंगा लैम्बडा 1, इसकी लैम्बडा 2, इसकी लैम्बडा 3, लैम्बडा 4. तो ये वेवलेंथ का जो वेवलेंथ है वो हायर इंटेंसिटी पीक जो है वो कम वेवलेंथ, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, जीरो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. कब हो रहे हैं? जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हीट को ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो हायर इंटेंसिटी पीक है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो ये प्लांक्स ने थ्योरी यहाँ पे न्यू कंसेप्ट जनरेट किया उसका खुद का, और उसके ऊपर से उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक फार्मूला डेराइव किया, और उस फार्मूले के ऊपर से उसने ग्राफ प्लॉट किया, और उसकी जो कर्व है थियोरेटिकल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर से उसने जो प्लॉट किया, उसकी जो कर्व है और जो एक्सपेरिमेंटल कर्व वो एक्जैक्टली मैच हो रही है. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और यही है प्लांक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन. अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने का काम किया है 19वीं सेंचुरी में. वो किया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कॉम्पटन ने और नील बोहर ने. ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने उसको जो थ्योरी का, इस थ्योरी का यूज़ करके जो आगे के फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन किया है. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सॉल्वी कॉन्फ्रेंस का मेरे पास फोटो है. ये जो सेंटर में दिख रहा है ये आइंस्टाइन है, और ये जितने भी साइंटिस्ट सब 19वीं सेंचुरी के हैं, और इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच को डेवलप करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है. देखिए यहाँ पे इनके नीचे नाम लिखे हैं, यहाँ पे जो रो के हिसाब से नाम लिखे हैं. यहाँ पे फर्स्ट में देखिए आइंस्टाइन है, यहाँ पे देखिए कॉम्पटन है, ये नील बोहर है, डिरैक, पॉली डिरैक, डी ब्रोगली, स्क्रॉडिंजर, ये सभी इस पे नाम के रो के हिसाब से नाम दिए हैं यहाँ पे. ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के जैसे बोलेंगे कि पिलर खड़े किए हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये जो 3 फिनोमिना है, ये 3 फिनोमिना का जो एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन के लिए प्लांक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन का यूज़ किया गया है. और यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो प्लांक्स थ्योरी को प्रूव करते हैं. ये एक्सपेरिमेंट है जो प्लांक्स थ्योरी को प्रूव करते हैं. ठीक है, तो चलिए अब इस लेक्चर के जो 3rd लेक्चर है इसका मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं. द कंसेप्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो सबसे पहले देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस when it is exposed to electromagnetic radiation of suitable frequency. The word is important here. Suitable frequency is called photoelectric effect. The electron emitted as a result of photoelectric effect are called as photoelectron, and the current constituted by this electron is called photoelectric current.
देखिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि क्या होता है कि इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे, एनिमेटेड वीडियो, उसके अंदर मैं उसके डिटेल बताऊंगा उसके बारे में। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो 1887 में सबसे पहले हेनरी हर्ट ने किया था। और उस हेनरी हर्ट ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसके कुछ रिजल्ट हमारे सामने रखे हैं। और कुछ और साइंटिस्ट ने वो उसके रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सके। और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मतलब सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, और उसी के ऊपर में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। ओके, so the effect was discovered by the Hertz in the 1887, and the satisfactory explanation of the photoelectric effect was given by Albert Einstein in 1905 using Planck's quantum theory. Okay, तो देखिए अभी हम एक इसके बाद में एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, उसके ऊपर से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन के ऊपर से देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या होता है कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएशन, मतलब देखिए अभी रेडिएशन के अंदर में सभी टाइप के आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एनर्जी, लॉन्गर वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर एनर्जी। आपको पता है कि जो रिलेशन है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव फॉर्म में, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा एनर्जी है और कम वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के रेडिएशन हो गए, ठीक है ना, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी के अलग अलग टाइप के रेडिएशन हो गए। अब इस रेडिएशन को अगर किसी मेटल प्लेट के ऊपर में एक्सपोज किया जाए और एक पर्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के अंदर में, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं, गामा रेज या फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, कोई भी नहीं, एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि अल्ट्रावायलेट ले लिया हमने। अल्ट्रावायलेट अगर रेडिएशन वो उस मेटल प्लेट के ऊपर में एक्सपोज करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। फिर विजिबल करेंगे तो नहीं होंगे, इंफ्रारेड करेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन एक्सरे करेंगे तो होंगे। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के फोटोन अगर इसके अंदर में इंसिडेंट करता है मेटल प्लेट के अंदर में, तो क्या होता है, देखिए डेफिनेशन में बोला है, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा। उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमको लेना है। देखिए यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इमिट नहीं होगे। क्यों नहीं होगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में आगे देखेंगे, ठीक है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो करंट उसमें से मिलेगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। उस मेटल प्लेट के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से निकलेंगे, वो किस चीज पे डिपेंड है, वो डिपेंड है चार फैक्टर पे। चार फैक्टर कौन से, देखिए सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि यहाँ से जब वो उस पर इंसिडेंट करेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट। ओके, तो एक वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे, उस वीडियो पर से आपको क्लियर हो जाएगा। So this is the experimental arrangement of the photoelectric effect. Left side you see the metal plate cathode, and right side plate anode. Cathode having negatively charge, anode having positively charge, and both metal plates are evacuated, placed in a evacuated glass tube. When the light radiation expose on this photosensitive metal plate of left side, then the electron is ejected from the metal surface and attracted toward the anode plate having positive charge, and the circuit become complete and the electrons start to flow. So this is the experimental arrangement of photoelectric effect. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा था, so this is the photosensitive metal surface in which there is large number of atoms
and inside the atom there is an electron which is revolving around nucleus. Okay, so the when we expose the frequency radiation of suitable frequency, then electron is ejected from this metal surface. So no electron ejected when the photons of red and green light strike this photosensitive metal plate. See here, this is a green color photon or red color photon. When these two photons are incident on this photosensitive metal plates, then there is no ejection of electron, because this frequency is not suitable with this photosensitive metal plate. But when we expose the ultraviolet radiation or bluish radiation, or we say as ultraviolet radiation, then this is a suitable frequency for this photosensitive metal surface, and at that frequency the electron is ejected. So this is ejected of electron with this ultraviolet radiation. So electron ejected when the photon of blue light or we say as ultraviolet radiation strike these light photosensitive metals. Okay, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर में ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होंगे, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट नहीं होंगे. और जिस फ्रीक्वेंसी पे देखो अभी यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो फोटोन इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation which can eject a photoelectron with the zero kinetic energy from the surface is called as threshold frequency, which is represented nu naught. And you know that the formula for the relation between the frequency and wavelength, frequency is inversely proportional to the wavelength. So we say as a nu naught is equals to c by lambda naught, or lambda naught equals to c by nu naught. So this is the threshold wavelength. Okay, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ के ऊपर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है और वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. मैंने पहले क्या किया था इसमें कि अलग अलग जैसे ग्रीन फ्रीक्वेंसी है, रेड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया था, तो उस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर में फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते. लेकिन जैसे ही मैंने ब्लू फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट किया, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए. तो उसके ऊपर का एक ग्राफ है, देखिए ये जो जीरो से मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे पहले ग्रीन फिर रेड, उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए. लेकिन जैसे मैंने ब्लू फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट किया तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए. तो उस तरीके से कंसिडर कीजिए कि वो एक पॉइंट है, ये जो ब्लू फ्रीक्वेंसी का जो पॉइंट है वो ये है, और यहाँ से क्या हो कि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए. लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट होंगे, उसको हम उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर में क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां पे जीरो रहेगी. फिर से हम अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फिर से क्या होगा कि उस फोटो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गए ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी फिर काइनेटिक एनर्जी भी आगे बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद फोटो करंट यहाँ पे हमको मिलता है. देखिए ये जो ग्राफ है, यहाँ पे पहले जीरो जैसी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग बिफोर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बट from that threshold frequency we get the photoelectric current. Okay, and furthermore we increase the frequency, then the photoelectric current increases, and at particular frequency it becomes saturated. Okay, so this is the graph which is show the threshold frequency point. So variation of photoelectric current with the frequency of incident radiation. Okay, तो एक पॉइंट यहाँ पे ख्याल में है हमको कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा. ठीक है, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले नहीं मिलेगा. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे, और जैसे हम फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ाएंगे उस फोटो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होंगे, लेकिन साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फोटो इलेक्ट्रिक, ये जो सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ये है रिजल्ट है. मतलब हेनरिच हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसकी ग्राफिकल फॉर्म में रिजल्ट है, उसको इस तरीके के रिजल्ट मिले हैं एक्सपेरिमेंट करते करते. ठीक है, तो सेकंड जो कर्व है वो कर्व में देखते हैं कि उसने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया और वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया. ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि जो यहाँ आपने देखे थे वीडियो के अंदर में, जो
फ्रीक्वेंसी अब कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को उसने कांस्टेंट लिया, जैसे भी ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी इसको कांस्टेंट लिया, लेकिन उसने क्या किया कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ाया। अब इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 वैट का बल्ब लगा है, अगर 10 वैट का लगता है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आती है। जितनी ज़्यादा वैटेज आप बढ़ाओगे उतनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटोन लाइट के, और जितने ज़्यादा फोटोन उतने ज़्यादा फोटोन उस मेटल सरफेस के ऊपर में इंसिडेंट होंगे, जितने ज़्यादा फोटोन मेटल सरफेस के ऊपर में इंसिडेंट होंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन वो वहाँ से इजेक्ट करेगा। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटो करंट हमको मिल रहा है, तो इसलिए ये जो ग्राफ है लीनियर आ रहा है। मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इंक्रीज होते हुए मिलेगा। इट मीन्स दैट when we increase the intensity of the light, then we get a photoelectric current linearly. ओके, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो लीनियर है, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकंड ग्राफ। अब देखिए इस तरीके के अरेंजमेंट, ये जो डायग्राम है इस तरीके की जो अरेंजमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट रहती है। अब यहाँ पे क्या किया गया था कि ये जो प्लेट थी, ये जो एनोड प्लेट थी ए, वो पॉजिटिव पोटेंशियल था, और ये जो सी प्लेट थी कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल था। और ये जो क्वार्ट्ज विंडो यहाँ पे लगाई है, पूरी जो वॉल है वो, ये जो विंडो है वो ये जो पूरी ग्लास ट्यूब है वो एयरकेटेड ग्लास ट्यूब है, और ये जो यहाँ पे फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट लगाते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या था कि जो कैथोड था वो निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट था, और ये जो एनोड था वो पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट था। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि इस कम्यूटेटर यहाँ पे लगाया हुआ है, इस कम्यूटेटर के अरेंजमेंट से क्या किया मैंने, उसको पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर देने से क्या होगा, हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं इसलिए इसको रिवर्स कर दिया कि पहले पॉजिटिव पोटेंशियल पे क्या होता था, एनोड इज अ पॉजिटिव एंड कैथोड इज अ नेगेटिव, देन उसके ऊपर में क्या हुआ ये हमने यहाँ पे देख लिया है ये दोनों ग्राफ में। ठीक है, लेकिन अब हमको देखना है आगे की प्रोसीजर कि अब कैथोड निगेटिव है, सॉरी कैथोड को पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, तो एनोड का जो पोटेंशियल है वो मोर एंड मोर निगेटिव होते जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस तरीके की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब क्या होगा, आप देखिए अभी हमने क्या किया है यहाँ पे, देखिए कि हमने एक कंडीशन ली है कि वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर 3 वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो इंसिडेंट लाइट था, मान लीजिए कि ये ब्लू कलर का लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अब इंटेंसिटी मैंने अलग अलग ले लिया है। इंटेंसिटी क्या लिया है, अलग अलग लिया है। तो इंटेंसिटी मैंने I1 I2 I3 I3 is higher than I2 greater than I2 and the I2 is greater than I1। तो सबसे कम इंटेंसिटी I1 की है, फिर उससे ज़्यादा I2 की, उससे ज़्यादा I3 की। तो आपको पता है पहले कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल यहाँ पे इधर, अब देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल ले लिया। पोटेंशियल क्या है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है ना, इसका पोटेंशियल है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रखता हूँ, फिर ये इसका निगेटिव है, पहले इनिशियली ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलना स्टार्ट हो गया है, और फोटो के इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आ रहा है, और एनोड की तरफ आने के बाद में करंट हमको मिल रहा है पॉजिटिव इसमें, मतलब ये पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जैसे मैंने क्या किया कि कम्यूटेटर को चेंज किया, कम्यूटेटर को चेंज करने के बाद में क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो जीरो पे जाने के बाद जीरो से निगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट, देखिए यहाँ पे मतलब ये पहली कर्व को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली। देखिए मैं सबसे पहले और एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या होगा यहाँ पे कि इनिशियली एनोड पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर में गिरेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज रहता है निगेटिव, एनोड के ऊपर में पोटेंशियल है पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी I1 के ऊपर में, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। देखिए अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है वो कम कम करते जा रहा हूँ, मतलब जो ये कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है ना वो कम कम करते, एनोड इज अ कलेक्टर प्लेट, उसका पोटेंशियल कम करते जा रहा हूँ, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका पोटेंशियल जीरो होगा, और जीरो के बाद में फिर मैं कम्यूटेटर चेंज करके उसका पोटेंशियल निगेटिव भी लेके आऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, पहले क्या किया कि पोटेंशियल पॉजिटिव था, फिर वो कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को मैं कम कम करते गया, तो इंटेंसिटी एक आया A1 इंटेंसिटी के ऊपर मेरे को ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक का मिला। अब
जो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जीरो है और जीरो के बाद फिर मैंने कम्यूटेटर चेंज किया। ये कम्यूटेटर चेंज करने के बाद इसका पोटेंशियल हो गया निगेटिव, मतलब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि देखिए कि इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से इजेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो गए और इसका पोटेंशियल जो है वो निगेटिव हो गया और इसका पोटेंशियल एनोड प्लेट का निगेटिव और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज है वो भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये एक प्लेट है या ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक का जाएगा लेकिन कम, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये निगेटिव पोटेंशियल और ये इसका चार्ज निगेटिव, ये दोनों एक को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो इसके ऊपर में इंसिडेंट हो जाएगा और फोटो इलेक्ट्रो कलर मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, इसका पोटेंशियल पूरा तरीके से निगेटिव बढ़ा रहा है, धीरे धीरे जो पोटेंशियल है वो निगेटिव, हम वो पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम कम होते जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल निगेटिव करते गया मैं, और ये इलेक्ट्रॉन है, अब जितना ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल इसका रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो इसके ऊपर जाएगा तो ऐसे रिपेल हो जाएगा। ओके, ये जो फोटो सेंसिटिव मेटल जो कलेक्टर प्लेट का निगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज निगेटिव है, वो यहाँ तक का जाएगा लेकिन उसके ऊपर वो इंसिडेंट नहीं होगा, इंसिडेंट ना होने की वजह से वो रिपेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर प्लेट के ऊपर पहुंचा ही नहीं तो सर्किट में से करंट फ्लो होगा ही नहीं, और सर्किट में से अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो करंट है वो करंट यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, और जहां पे करंट आके जीरो होता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो गया एक I1 इतने इंटेंसिटी के लिए। फिर हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है लेकिन इंटेंसिटी को चेंज करते गए। मैंने I1 इंटेंसिटी लिया, उसके बाद मैं I2 इंटेंसिटी लिया, फिर I3 इंटेंसिटी लिया, तो अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर भी मुझे क्या मिला, एक ही पॉइंट मिला स्टॉपिंग पोटेंशियल का। मतलब कि जैसे मैं निगेटिव पोटेंशियल, देखो पहले मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट पॉजिटिव, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 एंड देन -2, -4, -6, -8, -10। तो ऐसे मैं पोटेंशियल को कम कम करते जा रहा हूँ, और एक ऐसे पोटेंशियल, लेट अस सपोज दिस इज अ -8 पोटेंशियल, एक -8 पोटेंशियल के ऊपर में ये पूरा का पूरा फोटो को इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जीरो हो गया है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इंटेंसिटी को चेंज करके देखा, अलग अलग इंटेंसिटी लिया, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर में हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जहाँ पे पूरी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जा रहा है वो एक ही पॉइंट मिला। मतलब अलग अलग इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, ये इसका रिजल्ट है। मतलब इंटेंसिटी का इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे वहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल हम बोलेंगे। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में बता रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल वी से एज अ रिवर्स वोल्टेज फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस टू जीरो is called stopping potential or cut-off potential, which is denoted by V naught. The stopping potential V naught is constant for any intensity of light of constant frequency. Okay, कोई भी इंटेंसिटी ले लो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कोई भी ले लो, कोई भी इंटेंसिटी के ऊपर में फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल ये एक ही आया है। ओके, सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught is just sufficient to stop the most energetic photo electron फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। देखिए ये जो कलेक्टर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट पे वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल निगेटिव हो चुका है। निगेटिव निगेटिव रिपेल होते हैं, रिपेल होने के बाद वो नहीं जाता है। सो देयरफॉर द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये अगर निगेटिव पोटेंशियल है और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ तक का आ रहा है, अगर इसने पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ाया, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसके पोटेंशियल, तो वो इस पर इंसिडेंट हो जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लेट है कलेक्टर प्लेट, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रोकने का वर्क डन ही कर रहा है ना, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वही एक फॉर्म की एनर्जी है। ठीक है, तो जो मतलब क्या कि इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए इसको रोकने के लिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की इतनी अगर इसकी नेगेटिव पोटेंशियल हम कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होगा।
वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में इंसिडेंट नहीं होगा, अट्रैक्ट इंसिडेंट नहीं होगा, इफ रिफिल्ड होगा इससे। तो उसी के ऊपर से एक फार्मूला तैयार किया आपने कि देखिए एक साइड में काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और एक साइड में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब वर्क डन, ई इंटू वी नॉट मतलब वर्क डन, and this work done is equals to the maximum kinetic energy। वही उसने आप बताया, therefore the work done by the stopping potential of the fastest electron must be equal to the maximum kinetic energy। So this is a very important formula। जितनी काइनेटिक एनर्जी की उतनी पोटेंशियल उस पर लगेगा उसको रोकने के लिए, उसने यहाँ पे बताया बात। So therefore E V naught is equals to half m v max square। Here m is the mass of electron, E is the electronic charge, V max is the maximum velocity of ejected photoelectron। Okay, ठीक है। तो अभी 3 ग्राफ हो गए हमारे यहाँ पे, ये पहला ग्राफ समझ में आया, दूसरा ग्राफ समझ में आया, तीसरा जो ग्राफ है वो इंटेंसिटी का है। अब फिर से हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया, अलग टेक्निक यूज की। अब क्या किया उसने कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी को चेंज किया मतलब क्या कि ये जो ब्लू कलर का लाइट था उसके ऊपर में फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, अब ब्लू के आगे का उसने फ्रीक्वेंसी लिया। ब्लू से उसको पता चल गया कि ब्लू से आगे फ्रीक्वेंसी इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना, ये ब्लू के आगे इधर अल्ट्रा वायलेट एक्सरे इधर जा रहा है वो, तो उसको पता है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो अब इस केस के अंदर में उसने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा। उसने 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी ली, फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, और यहाँ पे न्यू 1 इज लेस देन न्यू 2 इज लेस देन न्यू 3। तो अब देखिए क्या हो गया, कंडीशन वही, एक्सपेरिमेंट वही कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं कि पहले ये पॉजिटिव है फिर ये निगेटिव है, और धीरे धीरे फिर से मैं +10 फिर कम कम करते जा रहा हूँ, +8 +6, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कम कम करते जा रहा हूँ, +10 +8 +6 +4 then +2 and then 0 and then we देन कम्यूटेटर के सारे से हमने रिवर्स कर दिया, और उसके बाद में पोटेंशियल और भी निगेटिव कर दिया, रिटार्डिंग पोटेंशियल उसको बोलेंगे। अब क्या है देखिए कि पहले फ्रीक्वेंसी के ऊपर में ये दोनों को भूल जाइए, एक ही कर्व को कंसिडर कीजिए। यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी के ऊपर में उसको यहाँ से यहाँ तक आया 0 के बाद में फिर से उसको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला, उसको उसने नाम दिया -V01। सो न्यू 1 इतने फ्रीक्वेंसी के ऊपर से उसको -V01 इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला। अब उसने क्या किया कि ब्लू कलर के आगे की इधर की फ्रीक्वेंसी को यूज किया और फिर से वो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन इस समय उसको क्या मिला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू 2 फ्रीक्वेंसी के ऊपर से दूसरा नया स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला -V02, और तीसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर से तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में क्या हुआ था कि इंटेंसिटी अलग अलग थी, फ्रीक्वेंसी सेम थी, और लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर से भी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मिला था, एक ही पॉइंट पे। लेकिन इस केस के अंदर में इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर में उसको अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले। ये उसका चौथा रिजल्ट है, किसका, हेनरिच हर्ट्ज का, जो हर्ट्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था उस समय 1887 में, ठीक है। तो ये उसका अलग रिजल्ट है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर में डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलते हैं। इसका रीजन हम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में आगे देखेंगे, ठीक है। इसका क्या कारण है इसके पीछे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों मिलता है, अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर में एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों रहता है। पहले की जो दो ग्राफ है उसका भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया चौथा रिजल्ट। हम देखिए 4 पॉइंट देखे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो 4 पॉइंट पे डिपेंड है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। पहले इंटेंसिटी चेंज करके देखी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करा, +10 +8 और 0 फिर देन माइनस। अब तीसरा जो है ये है नेचर ऑफ फोटोसेंसिटिव प्लेट, ठीक है ना। हमने एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या किया कि ये जो वेरिएबल है उनको वैरी किया, इंटेंसिटी को वैरी किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को वैरी किया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, फिर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, फिर फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके देखा, है ना। हम 3 पॉइंट के साथ में खेल चुके हैं, आखिरी पॉइंट बचता है कि नेचर ऑफ फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट है यहाँ का उसको चेंज किया। अब चेंज करने से देखिए क्या हो गया, हमने अलग अलग मटेरियल के लिए पोटेंशियम, सोडियम, जिंक, टंगस्टन, प्लैटिनम,
तो अलग अलग फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस का यूज़ करते हैं, तो हमको ये जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, देखिए फ्रीक्वेंसी का कर्व है और यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सिस वाई एक्सिस है। तो अलग अलग फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर में हमको अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली है। मतलब क्या कि पोटेशियम का अगर फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट लगाते हैं तो हमको ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलती है, सोडियम का लगाते हैं तो यहाँ पे मिलती है। मतलब ये जो पहले का जो ग्राफ था, ग्राफ नंबर 1, इसमें देखिए कि ये पॉइंट पे हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली थी, ठीक है। इसके इधर से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट नहीं हुए थे, इसके बाद इजेक्ट होना स्टार्ट हुए थे। तो ये जो पॉइंट था इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने बोला था। तो अगर इसका मतलब होगा कि अगर हम फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस चेंज करते हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। ये हमारा इसका 5वां रिजल्ट है। मतलब पहला वो 2 ग्राफ, फिर ये 2 ग्राफ, फिर ये 5 नंबर का, ठीक है। ये जो 4 वेरिएबल अगर वेरी करते हैं तो इस तरीके के हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट मिले हैं ठीक है। तो ये 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था और परफॉर्म करने के बाद उसको इस तरीके के रिजल्ट मिले हैं। अब इस तरीके के रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन 1887 में क्लासिकल थ्योरी का यूज करके दिया गया था, जो कि फेल हो चुकी थी। अब वो क्लासिकल थ्योरी क्या थी वो देखेंगे। दिस इज अ फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी का यूज करके उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और जो वेव थ्योरी के ऊपर से जो रिजल्ट निकाले वो दोनों मैच नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि वेव थ्योरी फेल थी। अब क्यों फेल थी, 3 पॉइंट में हम देखने वाले हैं। द क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्स टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए, फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, the kinetic energy of photoelectron should increases with increasing the intensity of incident radiation। देखिए ये वेव थ्योरी ने बोला, लेकिन हमारे इसमें ऐसा हुआ क्या, हमारे इसमें काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ी जब फ्रीक्वेंसी को उन्होंने चेंज किया। फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगा, क्योंकि हमको पता कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी उतना ज़्यादा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। ओके, तो but it is found that maximum kinetic energy of photoelectron is independent of the intensity of incident light। okay, इंटेंसिटी के ऊपर में डिपेंड नहीं है। अगर इंटेंसिटी के ऊपर में डिपेंड रहता था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिलता था, लेकिन अलग अलग I1 I2 I3 इंटेंसिटी के ऊपर में हमको एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी उसकी अलग अलग, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है उसकी अलग अलग इंटेंसिटी पे एक ही है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड ऑकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड दैट द रेडिएशन इज sufficiently intense, but experimentally fact is that there is a definite threshold frequency V0 for each metal below which there is no photo emission howsoever the intense beam may be। Hence the failure of wave theory of light, you know that is in the graph number 1, first graph, इसके इधर below the threshold frequency there is no photoelectric current, but at threshold frequency we get a photoelectron and the photoelectric current। This is a failure of wave theory of light of the second point। Then the last point is the classical theory predict measurable time lag between the incident light and the photoelectric emission, but emission of photoelectron is an instantaneous process, hence failure of wave theory of light। तो according to the classical theory उसके हिसाब से क्या था कि उसने बोला था कि जो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे इंसिडेंट हो वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन दिस इंसिडेंट एंड इजेक्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस। सो दिस इज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये जो ऐसे रिजल्ट आए हैं, ये जो इस तरीके के रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन क्लासिकल थ्योरी वेव थ्योरी दे सका नहीं, और 19th सेंचुरी तक का अलग अलग लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो उसका प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे नहीं सके। फिर 1905, जैसे हमने अभी बताया यहाँ पे, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने
प्लांक्स थ्योरी, जो प्लांक्स थ्योरी क्या थी, ये प्लांक्स थ्योरी थी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, ओके, द रेडिएशन ऑफ द फोटोन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा बंडल। इसका यूज करके उसने उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक, जो कि एक्सपेरिमेंट था, और किस तरीके की दी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उसने जो इक्वेशन तैयार किया, वो इक्वेशन तैयार किया मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है उसने, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, he used the Max Planck's concept, energy is directly from the frequency, okay। तो जो लाइट के जो रेडिएशन है वो वेव के फॉर्म में तो है ही, लेकिन साथ में वो फोटोन है, और जिसकी एनर्जी रहती है एच न्यू इतनी, ओके। तो क्या होता है कि जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के अंदर में होते हैं एटम, एटम के अंदर में होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है कि जो रेडिएशन की जो एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू, वो एनर्जी को ये जो एटम है वो पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करते हैं, और एब्सॉर्ब करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है E इक्वल्स टू हाफ mv² इतने काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा बताया कि जो एनर्जी जो है, जो फोटोन की एनर्जी है, वो मेटल सरफेस में की जो एटम एब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो एब्सॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है वो उसने बताया। देखिए, दिस एनर्जी एच न्यू इज यूज इन द टू वेज, किस तरीके के दो वे में यूज होता है। फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज इन लिबरेटिंग और डिटैचिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ द मेटर। मतलब जो एनर्जी है फोटोन की, वो एटम एब्सॉर्ब करेगा, और उसमें की कुछ एनर्जी जो है जितनी उसको लगती है उतनी लेगा इजेक्ट होने के लिए एटम के अंदर में से, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एटम के अंदर में से। दिस, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक, देखिए पहले डेफिनेशन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की देखी थी, दूसरी डेफिनेशन देखी थी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। देखिए यहाँ पे, द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन to liberate an electron from a metal surface is called photoelectric work function, which is represented as phi of metal. The work function phi depends upon the nature of metal surface, okay। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है वो मेटल सरफेस के नेचर के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो पहले पॉइंट में पता है कि जो एनर्जी है वो उसको इजेक्ट करने के लिए यूटिलाइज होती है, और जो बची हुई एनर्जी है, द रिमेनिंग एनर्जी appears as a kinetic energy of emitted photoelectron. If there is no loss of energy by internal collision, then electron can come out with the maximum kinetic energy half mv² max. देखिए क्या होता है कि जो अंदर की जो एटम के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है, वो फोटोन अगर उसके ऊपर में इंसिडेंट होते हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, और वो एनर्जी का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब जो कोलिजन है फोटोन और इलेक्ट्रॉन, एटम और फोटोन के बीच का जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक इसलिए है कि वहां पे जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। इनइलास्टिक में, इलास्टिक में तो ये जो प्रोसेस है वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, यहाँ पे बोला है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है टू वे में। एक तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन डिटैच करना, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, ठीक है। तो देखिए ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी। फॉर द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑफ फोटोन, देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन is utilized in the two ways. First, to eject the electron from the metal surface is called as photoelectric work function, and to increase the maximum kinetic energy of electron. मतलब जो एनर्जी है फोटोन की, उसको दो तरीके से यूज किया है। एक तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में, मतलब उसको वर्क फंक्शन बोलेंगे फाई, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में।
तो उसका फॉर्मुलेटी के लिए ऐसे लिख रहे हैं हम, एनर्जी ऑफ फोटोन, यू नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन फाई, इसको यहाँ लिखे। तो ओवरऑल इक्वेशन ऐसा हुआ एच न्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस फाई, और वी रीअरेंज दिस इक्वेशन, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई, ये फाई को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो हाफ देयरफॉर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। So we represent this equation number 1, and this is the famous equation called Einstein photoelectric equation. Okay, Einstein photoelectric equation. इसको मैं अलग फॉर्म में लिखूंगा एक बार। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिड्यूस्ड टू सर्टेन वैल्यू v नॉट, देन द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर में क्या होता है, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हमने शुरुआत में ही देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन के अंदर में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इस काइनेटिक एनर्जी फैक्टर, दिस फैक्टर बिकम ए जीरो, सो दैट एट वी नॉट सॉरी न्यू नॉट, तो ये जो है ये न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एच न्यू की जगह न्यू नॉट पुट करूंगा मैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखिए ये जो यहाँ पे जो फार्मूला है, ये हाफ एम वी स्क्वायर जीरो है, एच हाफ एम वी स्क्वायर जीरो है, न्यू की जगह न्यू नॉट में पुट कर रहा हूँ, तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से। देखिए जीरो इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस फाई, ओके। अब फाई इज अ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और उस फाई की जगह मैं लिख लूंगा न्यू नॉट इसलिए कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is ejected electron from the metal surface is called as photoelectric work function. So and you know the energy of photon at threshold frequency which is h nu naught. So we put phi की जगह हम h nu naught पुट करेंगे, न्यू की जगह न्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह जीरो, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा जीरो इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई, ओके ठीक है। फाई की वैल्यू एच न्यू नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच न्यू इक्वल्स टू फाई, मैं इसको लिख सकता हूँ एच न्यू नॉट इक्वल्स टू फाई, ठीक है। तो फिर अभी मैं इस फाई की जगह एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ठीक है। फिर से वो जो इक्वेशन नंबर 1 था, उस इक्वेशन नंबर 1 में जो फाई है, फाई की जगह मैं एच न्यू नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एच कॉमन निकल के न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। तो ये है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम आते हैं हमारे मेन रिजल्ट पे, जो कि हेनरिच हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट आया था, लेकिन क्लासिकल थ्योरी उसका रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो चुकी थी। अब आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक्स का कंसेप्ट उठाया और उसी जो रिजल्ट मिले उस रिजल्ट को इस कंसेप्ट के ऊपर से एक्सप्लेन किया है, और ये अच्छी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, इस इक्वेशन को बताया कि जो क्या होता है कि जो एनर्जी और 2 में यूटिलाइज होती है, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अब इसी के ऊपर से उसने एक्सप्लेनेशन दिया है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का। देखिए, all the observed characteristic features of the photoelectric effect can be explained on the basis of Einstein photoelectric equation. Okay, first point, for a given surface, photoelectric work function phi has got constant value. Hence, according to the Einstein equation, the maximum kinetic energy of the photoelectron depend upon the frequency of incident light but not on the intensity of light of radiation. क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए जो हमारा रिजल्ट है, इसने बोला है कि फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाइट गॉट कांस्टेंट वैल्यू, हेंस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये ग्राफ के अंदर में मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ फिर से, देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आने का कारण क्या है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेंगी, एनर्जी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा।
इसलिए जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसीलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको मिले हैं। ये ऐसा क्यों एक्सप्लेन करने में आया, क्योंकि वो जो प्लांक्स ने बताया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर में अलग अलग एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा ना उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर से। सेकंड पॉइंट है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीजेस then more number of photoelectron will collide with the electron so that more photoelectron are emitted. Thus photoelectric current increases linearly with the increase in the intensity of light radiation. देखिए हमारा जो सेकंड नंबर का जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था हमारा, ये लीनियर नेचर क्यों आया इसका लीनियर नेचर आने का कारण एक ही था कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन उतने ज़्यादा वो फोटोन उस एटम के इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होंगे। मतलब 100 फोटोन और 100 अंदर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। 100 फोटोन की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उससे 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए, जितनी इंटेंसिटी कम रहेंगी उतने कम फोटोन आएंगे, जितने कम फोटोन आएंगे उतनी कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इसीलिए जो नेचर है, फोटो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना वो इंटेंसिटी के ऊपर में डिपेंड करेगा। पॉइंट इज नोटेड हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए, कितना फोटो करंट फ्लो होना चाहिए ज्यादा, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर में। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होना चाहिए वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इसके इधर पे कुछ भी नहीं है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी रहेंगी, है ना। ये एटम है, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट रिवॉल्व हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ तो भी बाइंडिंग एनर्जी रहती है। वो बाइंडिंग एनर्जी कि इतनी अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट करेगा, इसके कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इजेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन उछलेगा और वाकई वही डबल आ जाएगा। ये उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, and the last point is that as soon as the radiation falls on metal surface, collision between the photon and electron begin and result photoelectron ejected. Therefore there is no time lag between the incident or radiation and the emission of photon. Okay, तो देखिए यहाँ पे पहले ग्राफ के ऊपर से बताया, if the threshold frequency is less than incident frequency there is no photoelectron। ये जो पहला ग्राफ था हमारा, हाँ ये जो पहला ग्राफ था इसके लिए इसी के बताया, if nu is less than nu naught no photoelectron, if nu equals to nu naught then just reject photoelectron but zero kinetic energy, if nu is greater than nu naught then if nu is greater than nu naught then photoelectric effect is observed। so ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर से आइंस्टाइन ने प्लांक्स थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन किया है। मतलब प्लांक्स थ्योरी को प्रूव करने में पहला योगदान रहा अल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर से। अब आप बोलोगे कि सर ये इस पर से जो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये कैसा आया, तो हम आगे और बहुत कुछ है, हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट पार्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का, वो भी E = h से हुआ। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और जो फोटो इफेक्ट का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था वो भी E = h पर से ही हुआ। मतलब एनर्जी क्या है, एनर्जी है इज डायरेक्टली फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फोटोन है वेव फॉर्म में भी है, साथ में उसकी एनर्जी भी है। ठीक है, ये तो इतना यहाँ तक का आपको ख्याल में रखना है। उसके बाद वन बाय वन क्वांटम मैकेनिक्स का वर्क कैसा हो देखते जाएंगे हम आगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड जो प्रूफ था कॉम्पटन इफेक्ट और बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। और ये जो 4 लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर हो जाने के बाद हम एक लाइव डिफिकल्टी सेशन लेने वाले हैं।
सैटरडे को, कि जो भी 4 लेक्चर के बेसिस पे आपने लेक्चर देखा, समझा, पढ़ा, उसके बेसिस पे जो डिफ़िकल्टी आई वो आप एक लिख के रख दीजिए। और 4th सैटरडे को जो लेक्चर अपलोड होने के बाद एक जूम ऐप पे हम लाइव लेक्चर लेने वाले हैं, उसके अंदर डिफ़िकल्टी सेशन हम लेंगे, तो आप आपके तैयारी से रहेगा, ठीक है। So this is all about the photoelectric effect. On the next lecture we will discuss about the Compton effect. So thank you very much.